बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ समास। यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मैं आपको तत्पुरुष के भेद पढ़ाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि कारक चिन्ह आपको याद करने होंगे। इन कारक चिन्हों के द्वारा ही मैं कारक चिन्हों को यहाँ ऊपर अब मैं मिटा रही हूँ और यहाँ लिखूंगी तत्पुरुष के भेद, जिसको कि इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। आपने समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, उसके भेदों से आप परिचित हो चुके हैं। मैं आपको पढ़ा रही थी तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास जानने के लिए कारक जानना आपके लिए आवश्यक है, जिसको कि मैं समझा रही थी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, यहाँ पर से जो है अलगाव का है, तो अधिकरण में पर संबंध का की और की। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कारक चिन्हों के माध्यम से, और इन्हीं के माध्यम से जितने ये हैं, तो आप यहां से कर्ता का प्रयोग हम नहीं करते। कर्ता का प्रयोग हम नहीं करते हैं, और कुल 6 आपको इसमें से जो कारक चिन्ह है ये याद कर लीजिए। तो इसी के आधार पर हम सारे तत्पुरुष समास के भेद आपको बताएंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको कारक चिन्ह बताए हैं कि कारक चिन्हों को अगर आप पहचान लेंगे तो आपको तत्पुरुष समास के भेद भी अच्छी तरह आ जाएंगे। तो मैं इसको मिटा रही हूँ और अब आपको मैं तत्पुरुष समास के भेद समझाने चल रही हूँ। तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद हैं। तत्पुरुष समास के भेद। अब सबसे पहले जो मैंने कारक चिन्ह बताया था उसी के आधार पर कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, यानी जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह को का लोप रहता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर उदाहरण भी लिखूंगी, जिसको कि देखकर आप पहले इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। परिभाषा के साथ साथ मैं बताऊंगी जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य से चिन्ह को का लोप रहता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास
कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी जो आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे से दिखाई दे रही होगी। मुझे लग रहा है कि आपको पूरी तरीके से ये दिख रही होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर दे रही हूँ कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से जहाँ कहीं भी को चिन्ह का लोप रहेगा उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरणागत यानी शरण को आगत, ये विग्रह हो गया, ये समस्त पद हो गया। फिर लिखिए, दूसरा लिखिए परलोक गमन। परलोक गमन, परलोक को गया। आप मेरे साथ साथ इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं, तीसरा एक उदाहरण और लिख लीजिए, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त। ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष। अब दूसरा आएगा करण तत्पुरुष। करण कारक का चिन्ह होता है से। करण कारक का जो चिन्ह है वो है से। तो यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से जहां चिन्ह से का लोप रहता है उसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष। तो मैं यहाँ परिभाषा में लिखती हूँ, फिर आपको उसके साथ उदाहरण भी दूंगी। जिस समास के पूर्व पद और जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह से का लोप रहता है उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। यानी कि जितने कारक चिन्ह मैंने आपको बताए हैं उन कारक चिन्हों को के ही नाम से ये तत्पुरुष समास के भेद होते हैं और वही चिन्ह पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से लुप्त रहता है। तो आपको यही याद रखना होगा, तो आपको किसी और तरह की कठिनाई नहीं होगी। अब नीचे का हिस्सा नहीं दिखाई देगा इसलिए मैं अब ऊपर लिखती हूँ। इसका उदाहरण मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं ऊपर का रब करने चल रही हूँ इसीलिए मैं किनारे हटी हूँ और आप इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं आगे बढ़ूंगी तो पहला मैं इसको यहां से मिटा रही हूं। और करण तत्पुरुष का उदाहरण जो है
मैं यहाँ ऊपर लिखूंगी ताकि आपको दिखाई दे। करण तत्पुरुष का की जो परिभाषा है वो परिभाषा है कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह से का लोप रहता है। तो उदाहरण लिखिए, रस भरी, होगा क्या? रस से भरी। दूसरा उदाहरण लिखिए, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। तीसरा उदाहरण लिखिए, जन्मांध, यानी जन्म से अंधा। तो ये मैंने आपको उदाहरण लिखवा दिए तत्पुरुष समास के। करण कारक जो करण तत्पुरुष है उस करण तत्पुरुष का उदाहरण मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो मैं आगे का भी रब कर रही हूं। अब मैं इसका तीसरा भेद लिखूंगी। संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा मैं लिखूंगी यहां पर संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। तो यानी यहां पर क्या होगा? पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह के लिए का लोप रहेगा। तो मैं उसे यहां लिख देती हूं पहले। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह के लिए मैं नीचे वाला मिटा दूं क्योंकि लिखने में असुविधा हो रही है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। का लोप रहता है, यानी जिस समाज के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह के लिए का लोप रहता है वो उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अब आप इसके उदाहरण पे आ जाइए। मैं इसका उदाहरण लिखने चल रही हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देश प्रेम, विग्रह क्या हो जाएगा इसका? देश के लिए प्रेम। दूसरा उदाहरण लिखिए आप। दूसरा उदाहरण लिखिए, रसोई घर। यानी रसोई के लिए घर। स्पष्ट हो रहा होगा आपको।
मैं ज्यादा उदाहरण यहाँ नहीं लिख पा रही हूँ, उसको अभ्यास के दौरान आपसे मैं कराऊंगी। तीसरा लिखिए गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहां देखिए सब में के लिए का चिन्ह आया हुआ है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से ये चिन्ह के लिए जो है यही संप्रदान तत्पुरुष में लुप्त रहता है। अब मैं ऊपर का रब करती हूं। और क्योंकि आप मेरे साथ साथ करते चलिए, मैं ये तत्पुरुष समास के भेद जो लिखा है ये भी रब कर देती हूँ, थोड़ी जगह और मिल जाएगी। इसको आपने उतार लिया होगा तो इसकी आवश्यकता अब आपको नहीं है। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, इतनी आपको समझदारी है कि आप उसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब चौथा समास लिखने चल रही हूं, अपादान तत्पुरुष। अब अपादान का चिन्ह भी होता है से और करण का चिन्ह भी होता है से, लेकिन अपादान के चिन्ह जो से होता है उसमें अलगाव का भाव होता है। कल मैंने आपको एक उदाहरण देके समझाया था कि राम कलम से पत्र लिखता है और पत्ते पेड़ से गिरते हैं, या गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती में गंगा और हिमालय का अलगाव है, पत्ते पेड़ से अलग हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों जगहों पर अपादान कारक होगा। तो इसी तरह से आपको ये देखना होगा, जहां पर से का भाव अलगाव के का प्रतीक होगा उसे हम अपादान तत्पुरुष कहेंगे। तो इसके परिभाषा आप देखिए, जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह से अलगाव, ये भी मैं साथ में लिख दे रही हूं ताकि आप यहां इसका मतलब समझ जाइए। चिन्ह से का लोप रहता है उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अब आप ये सबकी परिभाषाएं जो हैं वो आप लिखते चलिए, ताकि आपको कभी कोई कठिनाई हो तो आप उसे पुनः पढ़कर याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इसको आप लिखते चलिए। अगर लिखने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो इसका उदाहरण लिखिए, भयभीत। जैसे भयभीत मतलब भय से भीत, भीत का मतलब होता है डरा हुआ। भय से भीत यानी भय से डरा हुआ। मैं नीचे का रब कर रही हूं, मिटा रही हूं, आप इसको उतार चुके होंगे और बिना मिटाए लिखना संभव नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा मिटाती चल रही हूं, आप उसको उतारते चलिए। दूसरा उदाहरण है
धनहीन, धन से हीन। फिर तीसरा उदाहरण है, दो उदाहरण आपने लिख लिया, तीसरा लिखिए पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो एक एक में मैं तीन तीन उदाहरण आपको लिखवा रही हूं ताकि वो आपको याद रहे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपने लिख लिया होगा। मैं नीचे का ये हिस्सा रब कर दे रही हूं। और फिर आपको अगला दिखाती हूं, अधिकरण तत्पुरुष। पांचवा लिखिए, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है बच्चों? में और पर। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अलमारी में कपड़े रखे हैं। तो यहां में और पर जो है वो अधिकरण का चिन्ह है। तो यहां पर परिभाषा होगी, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह में पर का लोप रहता है, उसे अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे आप इसकी परिभाषा लिख चुके होंगे तो आपको क्लियर हो रहा हो। मैं इसलिए थोड़ा किनारे खड़ी हूं कि आपको पूरी अच्छी तरह से दिखाई दे। तो इसका उदाहरण लिखिए, जैसे वन में वास, वनवास, वन में वास। इसका दूसरा उदाहरण लिखिए, दानवीर, दानवीर, दान में वीर। एक और उदाहरण मैं इधर लिख देती हूं, आप बीती, इसका विग्रह होगा आप पर बीती। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण भी लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरीके से स्पष्ट हो रहा होगा ये आपको। तो इतनी चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। मैं ऊपर का रब करती हूं और इसका जो छठा भेद है, तत्पुरुष समास का जो छठवां भेद है वो मैं यहाँ लिखने चल रही हूँ। तो मैं ऊपर के हिस्से को यहाँ इस हिस्से को रब करूंगी। आप इसको तब तक या तो लिख डालिए और या स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आप उसे बाद में भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा
या साथ साथ कॉपी पर मेरे साथ आप भी लिख लिए होंगे, तो मैं इस हिस्से को रब कर रही हूं। और अगली हेडिंग डालिए संबंध तत्पुरुष। आपकी अगली हेडिंग है, यानी अगला भेद तत्पुरुष का जो है वो है अगला भेद आपका है छठा भेद संबंध तत्पुरुष। अब संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की और के। तो यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह का, की, के का लोप रहता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखती हूं, जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह की, का, के का लोप रहता है, उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। इतना आपका हो गया होगा। तो मैं ये आगे की चीज भी रब कर रही हूं। जैसे इतना आप लिख लीजिए। तो मैं इसके उदाहरण पे आ जाती हूं। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण लिखिए। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, पति का मतलब यहां मालिक से है, पूरे राष्ट्र का जो मालिक हो उसको कहेंगे राष्ट्रपति। दूसरा उदाहरण लिखिए, गंगा जल, गंगा का जल। तीसरा उदाहरण लिखिए, लोकसभा, लोगों की सभा। तो इस तरीके से मैंने आपको संबंध तत्पुरुष का भी उदाहरण और उसकी परिभाषा लिखवा दी, जो आपको समझ में आ गई होगी। इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब मैंने ये आपको कारक चिन्हों के माध्यम से समझाया है कि कारक चिन्ह 8 होते हैं, उसमें से कर्ता और अंतिम संबोधन को आप निकाल दीजिए। जो बीच के 6 मिलते हैं वो आपके तत्पुरुष के भेद के नाम से होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद होते हैं। तो 7वां भेद मैं यहाँ फिर से अलग से लिखती हूँ। बहुत सारी पुस्तकों में 7वां भेद नहीं मिलता, लेकिन आपको वहाँ 6 भेद लिखा मिलेगा। लेकिन आपको जानने के लिए मैं बता दूं कि तत्पुरुष समास का एक और भेद है जिसको कहते हैं नई तत्पुरुष। इस समास की खासियत क्या है कि इस समास का जो पूर्व पद होता है हमेशा वो नकारात्मक होता है, निगेटिव। पहला जो पूर्व पद होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, नकारात्मक सोच को लेके होता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो इसकी परिभाषा लिखिए, जिस समास का पूर्व पद
नकारात्मक, नकारात्मक भाव का होता है उसे नए, इधर आ मैं आ रहा है, इधर लिख रही हूं, नए तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अमर, अब यहां पर जो अ है इसको विग्रह न कहते हैं, न मर, यानी ये निगेटिव भाव दे रहा है, तो इसका विग्रह जो करेंगे निगेटिव भाव को लेकर, तो ये हो गया नए तत्पुरुष। दूसरा है अन्याय, यानी न न्याय। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास का भेद, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अन्याय न न्याय, जहां अजर न जड़, एक और उदाहरण लिख दूं, 3 हो जाएगा, ये भी नीचे होने के कारण मैं यहाँ इसको बगल में ही लिख देती हूँ, अजर, इसका क्या बिगड़ेगा, न जर, जर मतलब होता है बुढ़ापा, यानी जिसको बुढ़ापा न हो वो अजर है। तो यहाँ पर ये आपको मैंने तत्पुरुष समास के भेद जो थे वो पढ़ाए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि तत्पुरुष समास के भेद भी जानना आपके लिए आवश्यक था, इसीलिए मैंने आपको सारे भेद और उसके उदाहरण यहाँ समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और इसके शेष बचे हुए अंश को मैं लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।